हेलो। ओपी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है सामान्य अध्ययन रिवीजन का छठवां दिन। सबसे पहला पॉइंट है चर्चित विषय आर्फन फसलें। अल्प उपयोग वाली यानी कि कम उपयोग वाली फसलों को आर्फन फसलें कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलों की प्रमुखता अलग होने की वजह से किसी एक फसल को आर्फन फसल नहीं माना जा सकता है। आगे बात करेंगे एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर पुष्प व फल वाले पौधों के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर रेशमी कीट पालन को कहते हैं। फ्लोरिकल्चर सजावटी पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं। पोमोलॉजी फलों की कृषि को कहते हैं। ओरेलिकल्चर सब्जियों की कृषि को कहते हैं। पिसिकल्चर मछली पालन को कहते हैं। विटिकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं। पेडोलॉजी मृदा निर्माण व उसके प्रकार के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट है वर्मीकल्चर, ये केंचुओं के अध्ययन को कहा जाता है। अब बात करेंगे सम्राट अशोक के बारे में। ये मौर्य वंश के सबसे प्रमुख शासक माने जाते हैं। इनका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व था। इनके पिता थे बिंदुसार तथा इनकी माता थी शुभ्रदांगी या धर्मा। इनकी पत्नी थी देवी महादेवी जो कि विदिशा व्यापारी की पुत्री थी। इन्हीं से महेंद्र व संघमित्रा का जन्म हुआ था। इनकी अन्य पत्नियां थीं असंघमित्रा जो पटरानी थी, कारुबाकी ये तीवर की माँ थी, तिष्यरक्षा ये इन्होंने बोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई, पद्मावती ये कुणाल की माँ थी। नोट: बौद्ध ग्रंथों में अशोक के 2 पुत्र महेंद्र व कुराण जबकि 2 पुत्रियां संघमित्रा व चारुमती का उल्लेख मिलता है। आगे बात करेंगे इनके राज्याभिषेक के बारे में। तो इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। इसे एक अतिशयोक्ति भी माना जाता है। अशोक ने संपूर्ण भारत को जीता लेकिन दक्षिण के कुछ राज्य चोल, पांडे, सत्यपुत्र, केरल, ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका को छोड़कर। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में इन्होंने कलिंग विजय प्राप्त की। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग आक्रमण के समय राजा थे नंदराज। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर व नेपाल में देवपलन नगर नामक नगर बसाए। आगे बात करेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इस व्यवस्था के तहत सरकार फसलों को नियत कीमत पर खरीदती है। पहली बार इसकी घोषणा 1966-67 में की गई थी। इसकी संस्तुति वर्ष में 2 बार होती है। वर्तमान में 25 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की संस्तुति की जाती है। कुछ भौगोलिक प्रदेश देखेंगे जिनमें कि हिमालय में सबसे पहले आता है महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। इसके बाद आता है भावर प्रदेश, ये बहुत ही पथरीला होता है। उसके बाद आता है तराई प्रदेश, ये दलदली होता है। जब नदियां पहाड़ों से निकलकर भावर प्रदेश में आती हैं तो ये इन पत्थरों में विलुप्त हो जाती हैं तथा ये तराई प्रदेश में निकलती हैं जिससे यहाँ दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। जब ये नदियां आगे बढ़ती हैं तो जहाँ इन नदियों के नए निक्षेप जमा होते हैं उसे खादर प्रदेश कहते हैं। ये बहुत ही उपजाऊ होता है तथा जहाँ पुराने निक्षेप होते हैं उसे बांगर कहते हैं। ये कम उपजाऊ होता है। आगे बात करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। इनमें सबसे पहला है महाविस्फोटक सिद्धांत जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। इसके प्रतिपादक थे जॉर्ज लेमेत्री। नेक्स्ट है साम्यावस्था सिद्धांत स्टेडी स्टेट थ्योरी। इसके प्रतिपादक थे थॉमस गोल्ड तथा हरमन बॉडी। नेक्स्ट है दोलन सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थे एलन संडेजा तथा लास्ट है स्पीति सिद्धांत, इसके थे एलन गुथ। नोट: महाविस्फोटक सिद्धांत ही सर्वमान्य है। अब जानेंगे बारदौली सत्याग्रह के बारे में। बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। कारण के बारे में जानेंगे इसके। राजस्व 1926 में 30% तथा 1927 में 22% किया जो कि बहुत ज्यादा था। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया।
इसमें शामिल महिलाएं थीं कस्तूरबा गांधी, मनीबेन पटेल, शारदाबेन, मीठूबेन, शारदा मेहता तथा भक्तिना। इसी आंदोलन में महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। ब्लूमफील्ड तथा मैक्सवेल समिति का गठन और समिति की सिफारिश पर दर 30% से घटाकर 6% कर दी गई। ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल समिति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।